हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल और बैंकिंग करंट अफेयर्स को देखेंगे। डेली स्टडी अनिवार्य है और अगर आप किसी साइट पे और पूरी तरह से किसी चैनल पे डिपेंड करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्या पढ़ना है ये आप लर्न कर सकते हैं किसी से, लेकिन एक चीज पर डिपेंड होना आपकी गलती हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अभी डीबीएस इंडिया का एक न्यूज़ आया है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस एक विदेशी बैंक है जो भारत में भी कार्यरत है। और भारत में जितने भी विदेशी बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज है, सबसे ज़्यादा जो शाखा है वो डीबीएस का है। क्यों? क्योंकि इसने LVB लक्ष्मी विलास बैंक को परचेज किया और लक्ष्मी विलास बैंक के सारे ब्रांचेस तो इसी के हो। तो भारत में विदेशी बैंकों में से किसका ब्रांच सबसे ज़्यादा है, ये बड़ा ही लॉजिकल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ना केवल बैंक के एग्ज़ाम में बल्कि कई सारे दूसरे परीक्षाओं में जब ये मर्जर हुआ था तो किस अनुपात पे मर्जर हुआ था, ये सब बैंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर मर्जर एंड इक्विजिशन से रिलेटेड कोई न्यूज आता है, दो कंपनी मर्ज होती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है और उस कंपनी का अगर आपके साथ संबंध है, आम लोगों के साथ उसका रिलेशन है, हमारा इंटरेक्शन है उसके साथ, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। HDFC बैंक ने HDFC को खरीदा था। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर था। मुझे लगता है कि $40 बिलियन का मर्जर हुआ था, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो डीबीएस इंडिया के जो नए CEO हैं उनका नाम है अंबुज चंदाना। अंबुज चंदाना को डीबीएस इंडिया का नया CEO बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। और एक बात भी ध्यान में रखिएगा कि कोई प्राइवेट बैंक हैं, उनके जो CEO वगैरह हैं उनकी नियुक्ति RBI करता है। ठीक है, वैसे आगे के क्लासेस में हम लोग कभी देख लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बैंक हैं उनमें जो टॉप डॉग है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए या फिर MD CEO हो गए, उनकी नियुक्ति कैसे होती है ना। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। एक न्यूज आया है सारस्वत बैंक का। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में सारस्वत बैंक के बारे में पढ़ा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और भारत में जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें ये सारस्वत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सबसे बड़ा बैंक है ना, जो कि मुंबई बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अभी सारस्वत बैंक जो है वो अपना ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है और उसने नॉर्थ इंडिया में 6 ब्रांच ओपन किए हैं, जिनमें NCR भी शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको हम बोलते हैं, वो भी शामिल है। बैंक ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, मॉडल टाउन, नारायणा, नोएडा सेक्टर 62 और करोल बाग में अपने नए ब्रांचेस ओपन किए हैं। ये बहुत ही पुराना बैंक है, ऑलमोस्ट ये सारस्वत बैंक 106 साल पुराना है। ठीक है, कभी भी जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में न्यूज आता है ना, तो वो पढ़ा करिए। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपस में मर्ज होते हैं, है ना, तो किस अनुपात पर, शेयरों के किस अनुपात पर उनका मर्जर हुआ है, यह आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक नाबार्ड का महत्वपूर्ण न्यूज आया है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बना था। तो नाबार्ड ने
असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एसबीआई के साथ एग्रीमेंट किया है, एसबीआई के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसमें असम के रूरल एरियाज में सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा और 2025-26 में 500 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट सपोर्ट देने का एग्रीमेंट हुआ है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। नाइनटीन 1979 में नाइनटीन 1979 में क्रैफी कार्ड बनाया गया था। क्रैफी कार्ड कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्रैफी कार्ड, इस क्रैफी कार्ड के चेयरमैन शिव रमन थे, तो इसको शिवरमन कमेटी भी कह दिया जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रैफी कार्ड के सजेशन पर कौन सा डेवलपमेंट बैंक बना था, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रैफी कार्ड के अनुशंसा पर बनाया गया था। तो क्रैफी कार्ड नहीं समझ पाने के कारण गलत हो जाता है। हालांकि शिवरमन जो नाम है वो काफ़ी लोकप्रिय है और अक्सर परीक्षा में देखा जाता है कि शिवरमन कमेटी की सेशन पर ही नाबार्ड बना, लेकिन साथ के साथ क्रैफी कार्ड भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को क्रैफी कार्ड के सजेशन पर नाबार्ड बना और महान अर्थशास्त्री जो हैं शिवरमन, वो नाबार्ड के पहले अध्यक्ष थे। अभी नाबार्ड के अध्यक्ष साजी के भी। ऐसा कोई अपॉइंटमेंट वगैरह होता है तो ध्यान रखिए। नाबार्ड कई तरह के फंड का संचालन करता है। देखिए अभी कौन कौन से फंड होते हैं, किस तरह से वो काम करता है। करंट अफेयर्स का न्यूज आता है तो उसमें पूछा जाता है। तो नाबार्ड ने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एसबीआई के साथ एग्रीमेंट किया है। कहाँ के लिए? तो असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। ठीक है, फेडरल बैंक से संबंधित एक न्यूज है। हालांकि ये बैंक का न्यूज तो हम इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके जो एक्स सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, तो श्याम श्रीनिवासन को टीवीएस कैपिटल में सीनियर एडवाइजर और ऑपरेटिंग पार्टनर बनाया गया है। फेडरल बैंक के एक्स सीईओ श्री श्याम श्रीनिवासन को टीवीएस कैपिटल का सीनियर एडवाइजर और ऑपरेटिंग पार्टनर बनाया गया है। अब क्योंकि श्याम श्रीनिवासन एक बड़ा नाम है ना, और एक बैंक के सीईओ रह चुके हैं। आप याद करिए कि अभी कुछ दिन पहले ही एक क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई एडवाइजरी कमेटी बनी थी इरेडाई की, इंश्योरेंस रेगुलेटर जो हमारा है, इरेडाई की इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में जो दिनेश कुमार खारा हैं, एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई, वो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बने हैं। तो ऐसे प्रश्न पॉपुलर रहते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब अगला न्यूज़ हम लोग देखते हैं। आरबीआई का एक न्यूज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड आया है। आरबीआई, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, उनका फाइनेंशियल हेल्थ खराब रहता है, एनपीए की रिकवरी नहीं कर पाते हैं, तो वित्तीय रूप से असक्षम बन जाते हैं। फाइनेंस का सेक्टर है
तो आप बैंक हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो तो आप कस्टमर केयर कैसे करोगे? कहीं बैंक डूब गया, बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गया, तब तो छोटी छोटी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको तो बहुत नुकसान होगा। अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि कोऑपरेटिव बैंकों में ही ऐसे मसले उत्पन्न होते हैं, इसलिए आरबीआई हमेशा अलर्ट रहता है इस संबंध में। ठीक है, तो अभी लगभग 500 जो कमजोर यू कॉप बैंक्स हैं, 500 कमजोर अर्बन कॉप बैंक हैं, वो आरबीआई के एसएएफ में रखे गए थे, सुपरविजन एक्शन फ्रेमवर्क में रखे गए थे। इसमें आरबीआई सर्टेन मॉनिटरिंग करता है उन बैंकों की, लेकिन अब क्योंकि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो उन बैंकों को पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाला जाएगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में अब ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है आरबीआई की। अगर कोई बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में चला आया तो उसको नए ब्रांच के एक्सपेंशन की अनुमति नहीं मिलती। साथ के साथ वो जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है उस लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आरबीआई जो है वो पार्शियली बैन लगा देता है। जैसे आप इस तरह से समझिए, हम लोग बैंकों की भाषा में कहते हैं ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बैंक फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के पहले फिनांस मिनिस्ट्री के पास जाकर के EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट करता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट। ठीक है ना। और उसके बाद मंत्रालय में और बैंक के बीच में समझौता होता है कि हम इस साल कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो कि एक बैंक ने कहा कि देखो हमको 2025 और 26 में ये जो वित्तीय वर्ष कल से शुरू हो गया ना, उसमें हमको 100 रुपया लोन बांटना है। तो इस 100 रुपया को टेक्निकल वर्ड में एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहा जाएगा। ठीक है। अब अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क आ गया है तो निश्चित रूप से बैंकों को पार्शियल विड्रावल करना पड़ेगा कि वो अब ज़रूरत से ज़्यादा आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन उसने जो बार लगाया हुआ उस पर ही लोन बांट सकते हैं। तो कमज़ोर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो उनको आरबीआई ने SAF सुपरविजन एक्शन फ्रेमवर्क से निकाल करके प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाल दिया है ताकि बैंकों की और अच्छे से मॉनिटरिंग की जा सके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में, बैंकिंग करंट अफेयर्स में ऐसे चीज़ों को डिस्कवर करिए जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हो, है ना। टेक्निकल टर्म्स, कैसे सिस्टम काम करता है, ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।